वेलकम इन दिस लेक्चर। आज की क्लास में हम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित जो मॉडल दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, किसी ठोस को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो उस ऊष्मा को ठोस क्या करता है, अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के कार्य में उपयोग में लेता है। इसके अतिरिक्त ठोस उस ऊष्मा से उसमें प्रसार भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा की, तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के इकाई ताप वृद्धि में आवश्यक ऊष्मा उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के प्रतिरूप के लिए सबसे पहले ड्यूलॉग और पेटिट ने एक नियम दिया। ड्यूलॉग पेटिट नियम में जो कमी रही उसको सुधार करने के लिए आइंस्टाइन ने विशिष्ट ऊष्मा का मॉडल दिया ठोसों के लिए। आइंस्टाइन मॉडल में भी जो कुछ कमियां रही उनको दूर करने के लिए फिर डीबाई का जो विशिष्ट ऊष्मा का मॉडल है वो आया। आज की कक्षा में हम ड्यूलॉग पेटिट मॉडल और आइंस्टाइन मॉडल है जो विशिष्ट ऊष्मा का, उनका अध्ययन करेंगे। डीबाई मॉडल जो है उसका बाद की कक्षा में अध्ययन करेंगे। देखिए, थोड़ा सा विशिष्ट ऊष्मा को हम अगर गणितीय रूप से परिभाषित करें तो किसी इकाई द्रव्यमान के पदार्थ की ताप वृद्धि, इकाई ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा मीन्स dq ऊष्मा से उसके ताप में वृद्धि होती है dt, और पदार्थ की मात्रा कितनी है, इकाई है, तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा को हम परिभाषित कर सकते हैं dq/dt। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइटेसिमल अगर चेंजेस है तो हम इसको अवकलज के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा हो तो वो दो प्रकार की होती है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठोसों में जो विशिष्ट ऊष्मा है वो एक ही प्रकार से परिभाषित की जाएगी, और इसमें हम एक काम में लेने वाली है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि मोलर का शब्द है मोल। मोल का मतलब है पदार्थ की मात्रा। अगर हम एक ऐसा सैंपल ले रहे हैं जिसमें पदार्थ की मात्रा 1 मोल है तो उस 1 मोल मात्रा के पदार्थ का इकाई डिग्री या इकाई केल्विन ताप वृद्धि के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वह उसकी क्या कहलाती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अभिप्राय ये हो जाएगा जहां हम निकाय में जो कितने कण हैं 1 मोल अवोगाद्रो संख्या के तुल्य परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। अब विशिष्ट ऊष्मा का ड्यूलॉग और पेटिट नियम। ड्यूलॉग पेटिट जो विशिष्ट ऊष्मा का मॉडल है या जो है रूल है वो उसकी हम बात करते हैं। तो ड्यूलॉग और पेटिट ने क्या बताया है कि ड्यूलॉग पेटिट ने ये बताया कि जो ठोस में जो जालक बिंदुओं पर स्थित परमाणु है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऊष्मा लेकर उस ऊष्मा से अपनी स्थिति से विचलित होने का प्रयास करते हैं। अर्थात क्योंकि वो बंधे हुए हैं इसलिए वो अपनी स्थिति से पूर्णतः विचलित नहीं हो पाएंगे, तो वह जो विचलन है वह एक डिस्टरबेंस यानी कि एक कंपन उत्पन्न करेगा, जिस कंपन के फलस्वरूप वह अपने आसपास वाले परमाणुओं को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ड्यूलॉग पेटिट ने यह बताया कि एक जो ठोस का परमाणु है, अगर एक विमा की हम बात करें या स्वतंत्रता एक कोटि उसकी एक लें, ठीक है, तो वह क्योंकि स्थानांतरण गति तो कर नहीं सकता इसलिए वह केवल क्या करेगा, वहां पर कंपन गति करेगा। तो कंपन से संबद्ध दो ऊर्जाएं होती है, एक तो कंपन से संबंधित स्थितिज ऊर्जा और एक कंपन से संबंधित गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित राशि है हाफ kx² और गतिज ऊर्जा से संबंधित राशि है हाफ mv²। यहाँ जो गति है वह दोलनी गति है, स्थानांतरण गति की बात नहीं हो रही। तो ड्यूलॉग और पेटिट ने ये बताया कि इन दोनों ऊर्जाओं से संबंध उस
दोलक की ऊर्जा होती है हाफ kT और हाफ kT। इसका मतलब उस दोलक की कुल ऊर्जा कितनी हो गई kT। यहाँ बोल्ट्जमान नियतांक है, T उसका ताप है। ये बात हो गई एक विमा की। अगर 3 विमाओं की बात करें तो कितनी हो जाएगी 3 kT। और अगर दोलकों की संख्या है कितनी 1 मोल, तो 1 मोल दोलकों की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी 3 NaKT। समझाई बात। और ये हो गई कुल दोलकों की ऊर्जा जो उसको किससे मिली है ऊष्मा के रूप में मिली है। अब यहाँ अगर हम उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करना चाहें तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या परिभाषा हो गई dQ/dt। तो इसका देखिए इधर हम इसको अवकलित करें तो 3NaK, तो ये 3 तो हो गए कांस्टेंट, T का अवकलन हो गया 1, तो ये आ गया 3NaK। अब Na है अवगाद्रो संख्या और K है बोल्ट्जमान नियतांक, ये भी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट कहलाता है गैस नियतांक R। तो ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान कितना आ गया 3R। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा और अगर हम ताप को रिलेट करें, देखिए ये क्या कहता है विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप पे निर्भर नहीं करता कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या रहती है नियत रहती है। तो ड्यूलॉक-पेटिट नियम के अनुसार ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा और ताप के मध्य जो ग्राफ है वह क्या आना चाहिए स्ट्रेट लाइन। लेकिन प्रायोगिक रूप से यह पाया गया कि जैसे जैसे ताप का मान कम होता है वैसे वैसे विशिष्ट ऊष्मा के मान में भी क्या आती है कमी आती है। तो इसका मतलब ड्यूलॉक-पेटिट का नियम है वो क्या नहीं है न्यून तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है आइंस्टाइन का विशिष्ट ऊष्मा का मॉडल। विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टाइन प्रारूप मॉडल। आइंस्टाइन ने जो ठोसों के जो चालक बिंदुओं पर स्थित परमाणु है यानी कि जो दोलक है उन्हें एक स्वतंत्र दोलक माना, जो कि ड्यूलॉक-पेटिट ने भी माना था। लेकिन आइंस्टाइन ने यहाँ पे जो उनकी ऊर्जाओं को जो सतत मान थे उसकी बजाय आइंस्टाइन ने उनकी ऊर्जाओं को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से बताया। तो आइंस्टाइन ने काम में लिया है प्लांक से क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि वो जो दोलक होते हैं उनकी ऊर्जाओं के सभी संभव मान नहीं होते, उनकी ऊर्जाओं के संभव मान किसी एक दोलक की ऊर्जा का संभव मान जो है वो n+12 hν होता है, जहां h प्लांक नियतांक है, n कोई पूर्णांक है, म्यू उसकी दोलन की आवृत्ति है। देखिए अगर अब दूसरा आइंस्टाइन ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया और उसने ये कहा कि अगर आपको किसी दोलक की माध्य ऊर्जा ज्ञात करनी है तो उन दोलकों की ऊर्जाओं का जो वितरण है वो आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार मानना पड़ेगा। तो अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, अगर हम सांख्यिकी का उपयोग करें तो हम जानते हैं किसी प्रातल का मान ज्ञात करने का क्या तरीका है। अगर हम मान लो किसी दोलक की माध्य ऊर्जा ही ज्ञात करना चाहें तो उसकी माध्य ऊर्जा को ज्ञात करने का फार्मूला E बार इज इक्वल टू क्या होगा समेसन EI e⁻−EI/kT अपॉन समेसन e⁻−EI/kT। तो हम सांख्यिकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से इस प्रकार माध्य ऊर्जा का को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आइंस्टाइन प्रारूप जो है, आइंस्टाइन मॉडल जो है विशिष्ट ऊष्मा का, उसमें ये दो थ्योरी मुख्य रूप से काम में ली गई है, प्लांक क्वांटम थ्योरी एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम क्या करें, ऊर्जा के मान को यहाँ रखते हैं। तो देखिए E बार इज इक्वल टू समेसन n+12 hν एंड e⁻−n+12 hν/kT अपॉन समेसन e⁻−n+12 hν/kT। ठीक है,
यहाँ आप देखिए कि यह जो समेशन है, यह समेशन यहाँ n के पूर्णांकों के योग के रूप में है, इसलिए यहाँ हम इसको मानों को शून्य से लेकर अनंत तक इस योग के लिए लिख सकते हैं। अब यदि हम n के मानों को रखते जाएं 0 से 1, 2, 3 तक, तो हमें क्या स्टेप्स मिलेंगे? माध्य ऊर्जा दोलक की ई बार इज इक्वल टू, सबसे पहले n का मान हम पुट करें 0, तो ये मिल गया हाफ एच म्यू ई टू दी पावर माइनस हाफ एच म्यू बाई के टी, प्लस अगला n का मान 1 पुट करेंगे 3/2 एच म्यू ई टू दी पावर माइनस 3/2 एच म्यू बाई के टी, और इसी प्रकार अगला पद 5/2 n का मान 2 पुट किया, तो 5/2 एच म्यू बाई के टी ई की पावर माइनस 5/2 एच म्यू बाई के टी, और आगे के पद ये डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे e के पदों में इसका विस्तार कीजिए, तो e की घात n का मान 0 रखेंगे, तो e का घात माइनस 1/2 एच म्यू बाई के टी प्लस e की घात माइनस 3/2 एच म्यू बाई के टी, और प्लस e की घात माइनस 5/2 एच म्यू बाई के टी एंड सो ऑन। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको सरल रूप से हल करने के लिए एच म्यू बाई के टी को h ले लेते हैं, तो ई बार देके क्या लिखा जाएगा, और ऊपर वाले पद में से एच म्यू को कॉमन ले लेते हैं, जहाँ भी एच म्यू उसको कॉमन ले लेंगे, और यहाँ एच म्यू आएगा, के टी लिख दिया हमने, एच म्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये लिखा गया एच म्यू, ये क्या लिखा जाएगा, ई की घात 1/2 ई की घात माइनस एक्स बटे 2, एच म्यू बाई के टी 1 हो गया ना, तो ये हो गया ई की घात माइनस एक्स बटे 2, प्लस अगला टर्म 3/2 ई की घात माइनस 3/2 एक्स प्लस 5/2 ई की घात माइनस 5/2 एक्स, और आगे के पद और डिवाइडेड बाई, इसी प्रकार ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 ई की पावर माइनस 3/2 एक्स और ई की पावर माइनस 5/2 एक्स एंड सो। इस प्रकार हम ई के रूप में, एक्स के रूप में इस ई को प्रसारित कर देते हैं। देन ई बार इज इक्वल टू, यहाँ आप देखिए नीचे वाला जो हर है उसका अवकलन अंत वाला पद है, तो एक बार मैं इस टर्म को ऐसे लिखता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ लोग और इस हर का e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 3/2 एक्स और e टू द पावर माइनस 5/2 एक्स, और ये पद इसका d बाई डी एक्स और इसका माइनस, आप इस पद का अवकलन करके देखिए, ये का यही पद रिपीट होता है, यानी ये अगर प्रोसेस हम करें तो वापस ये पद हमें प्राप्त हो जाएगा। हेलो, देखिए अब ई बार इज इक्वल टू माइनस एच म्यू डी बाई डी एक्स ऑफ लोग, लोग में आगे जो ये पद हैं आप देखिए, इसमें से ई की घात में माइनस एक्स बाई 2 अगर कॉमन ले लूँ, ई की घात माइनस एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या रहा, 1 प्लस ई की घात माइनस एक्स प्लस ई की घात माइनस 2x प्लस ये पद आते जाएंगे, है? ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग आप लिख दीजिए, तो ई बार इज इक्वल टू माइनस एच म्यू डी बाई डी एक्स ऑफ लोग ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और इस गुणोत्तर श्रेणी का योग हो गया 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स।
क्योंकि प्रथम पद 1 है और सार्व है, गुण जो है वो कितना है, e की घात माइनस x, तो ये इसका योग हो गया। अब चूंकि यहाँ ये दोनों जो पद हैं देखिए ये लॉग में है, तो इन दोनों पदों को हम अलग अलग लिखें तो e बार इज इक्वल टू माइनस एच म्यू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लिखा जाएगा log ऑफ e, तो ये log e का मान हो गया 1 माइनस एक्स बाई टू इधर आ गया गुणा में, और यहाँ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, इसकी अगर मैं अंत में लिखूँ इसको तो इसकी घात हो जाएगी माइनस 1, तो वो माइनस 1 इधर आ गई, तो ये लिखा जाएगा log 1 ई की घात माइनस एक्स। ठीक है, तो यह माइनस माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, और ई बार इज इक्वल टू एच म्यू, इसका अवकलन कीजिए, एक्स बाई टू का अवकलन आ गया 1/2 एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये हो गया log का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस ई की घात माइनस एक्स, और यहाँ 1 का अवकलन करेंगे अवकलन इस पद का, तो ये हो गया 1 का 0 और माइनस ई की घात माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस ई की घात माइनस एक्स, तो ये पद हो गया अपना प्लस का। ठीक है, और ई की घात माइनस एक्स को अगर मैं नीचे लिखूं तो ये लिखा जाएगा ई की घात प्लस एक्स, इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो ई बार इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एच म्यू 1/2 प्लस 1/e की घात x माइनस 1। ये देखिए ये आ गई माध्य ऊर्जा आइंस्टाइन मॉडल के अनुरूप। ठीक है, अब हम कुल ऊर्जा की अगर बात करें तो ड्यूलोग-पेटिट नियम की तरह कुल विधाएं देखेंगे, तो अगर n कण हैं तो एक कण के कंपन की कितनी विधाएं, 3, तो n कणों के कंपन की कितनी विधाएं हो जाएंगी, 3 है टोटल मोड। ठीक है, ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर हम कणों की संख्या को ले लें अवगाद्रो संख्या, तो इसका मतलब हम कितने पदार्थ की बात कर रहे हैं, 1 मोल की, तो 1 मोल पदार्थ की कुल माध्य ऊर्जा है दैट इज E1 मोल। ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूँ U से, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक दोलक की माध्य ऊर्जा कितनी है, ये है, तो 3 Na दोलकों की माध्य ऊर्जा, क्योंकि दोलक तो Na ही है लेकिन उसके कंपन के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, त्रिविमीय की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए ये हो जाएगा 3Na इंटू माध्य ऊर्जा एक दोलक की। तो यहाँ U को लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 3Na h म्यू 1/2 प्लस 1 अपॉन, देखिए e की घात x जो है, इसको x को हम h म्यू अपॉन kt लिख देते हैं पुनः, तो e टू द पावर h म्यू अपॉन kt माइनस 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये आ गई हमारे पास में ऊर्जा U, जो कि ऊष्मा के रूप में प्राप्त हुई है ठोस को, जिसे दोलक ठोस के जो परमाणु हैं वो क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। अब अगर मैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करना चाहूँ तो उसका क्या फार्मूला हो जाएगा, du/dt। तो इस U का अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो देखिए 3Na h म्यू हो गया कांस्टेंट, 1/2 का अवकलन हो गया 0, और प्लस इस राशि का अवकलन करेंगे तो पहले हर का e की पावर h म्यू बाई kt माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर अंत का अवकलन 0 और फिर वापस 1 इंटू हर का अवकलन, तो e टू द पावर h म्यू बाई kt का अवकलन ये हो गया, e टू द पावर ये, और h म्यू अपॉन kt का अवकलन करेंगे तो h म्यू अपॉन k कांस्टेंट, और t का अवकलन हो गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ इसका हर्क वाले अवकलन के लिए माइनस काम में लेंगे, तो ये माइनस, यहाँ से ये माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए यहाँ h म्यू, यहाँ k है, एक k का हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, और यहाँ एक k से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, 3Na k, ये k हमने गुणा किया ना,
और ये देखो एच म्यू और के ये हो गया एच म्यू अपॉन के, और ये है टी, इन सबका होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आइंस्टाइन का विशिष्ट ऊष्मा का मॉडल। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये विशिष्ट ऊष्मा सभी तापों पर अपेक्षित परिणाम देती है, यानी प्रायोगिक परिणामों से क्या इसका मान मेल खाता है। हेलो, यहाँ ये जो फलन है हम देख रहे हैं कि ये एक परिवर्ती फलन है। तो उच्च तापों पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ठोसों की वो क्या होती है, नियत होती है, और न्यून तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, एक आसमान फलन होना चाहिए कम होता हुआ। तो हम चेक कर लेते हैं दोनों स्थितियों में। तो सबसे पहले उच्च तापों पर अलग अलग कंडीशन में, उच्च तापों का मतलब होगा टी का मान बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ देखो इस को हल करने के लिए बुक्स में आपको एक इस फार्मूले का दूसरा रूप भी होगा, जहाँ पर वह एच म्यू अपॉन के जो है जिसकी विमा ताप के तुल्य होगी, क्योंकि देखिए ई की घात में एच म्यू अपॉन के टी, तो ई की घात में जो राशि होती है वो विमाहीन होती है। तो एच म्यू अपॉन के ताप की विमा होगी, तो ताप से ताप टी अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा ना, तो विमाहीन राशि प्राप्त होगी। तो एच म्यू अपॉन के को उस बुक में थीटा ई, अलग अलग बुक्स में थीटा ई के रूप में दिखाया गया है, जिसे हम कहते हैं आइंस्टीन ताप। तो आप चाहें तो उससे भी इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं, और न बिना उसके भी हम इसको लिख सकते हैं, बाद में लिख देंगे। तो देखिए उच्च तापों का मतलब ये हो गया कि एच म्यू अपॉन के टी जो पद है जो टी से रिलेटेड है, ताप का मान टी का मान उच्च होगा, तो ये राशि क्या हो जाएगी, न्यून होती जाएगी, टेंड्स टू 0। जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा इसका मान है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी, जहाँ गातें बहुत कम होती है, हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। तो प्रसारित कीजिए, क्या होगा 1 प्लस एच म्यू अपॉन के टी प्लस उस घातों के पद, उन जिनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एच म्यू अपॉन के टी बहुत कम है, तो एच म्यू अपॉन के टी का स्क्वायर जो होगा वो तो नगण्य हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करें तो देखिए ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी को प्रसारित करके लिख देते हैं, और ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी को यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1, इट मीन 1 से 1 कैंसिल, और एच म्यू अपॉन के टी का क्या रह जाएगा, होल स्क्वायर, और जिससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सी बराबर क्या रह जाएगा, 3Na और इसका प्रसार 1 प्लस एच म्यू अपॉन के टी, ये होल स्क्वायर, यहाँ भी एच म्यू अपॉन के टी का होल स्क्वायर आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब हम जानते हैं कि एच म्यू अपॉन के टी, उच्च तापों की बात करें तो एच म्यू अपॉन के टी क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ अगर इस राशि को हम कम मान लें, टेंस टू 0 कर दे, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया 3Na, और 3Na क्या होता है, R। तो देखिए ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा उस तापों पर कितनी आई, 3R, जो कि प्रायोगिक परिणामों से मेल खाती है। यानी उच्च ताप पर यह जो सूत्र है यह एक नियत मान 3R को पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यून तापों पर। न्यून या निम्न तापों पर, तो निम्न तापों पर एच म्यू अपॉन के टी जो होगा वो एक क्या होगी, अत्यधिक मान की राशि होगी। ठीक है, तो यानी कि ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी बहुत बड़ी राशि है, तो ई की घात अगर बहुत बड़ी मान हो तो उसमें से अगर -1 घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी के इक्वल ही होगा। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करें
तो देन C इज इक्वल टू 3Na को हम लिख सकते हैं R और h म्यू अपॉन KT का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये आ गया e की पावर h म्यू अपॉन KT अपॉन e की पावर h म्यू अपॉन KT का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 से घटने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये वैल्यू इससे हो गई कैंसिल और अपॉन में रह गया e की पावर माइनस h म्यू अपॉन KT। अब अगर एक बार मैं h म्यू अपॉन KT को थीटा ये आइंस्टाइन ताप से लिख दूं तो विशिष्ट ऊष्मा C इज इक्वल टू आ गया 3R थीटा E बाई टी का होल स्क्वायर, और e टू दी पावर ये माइनस में लिखी जा सकती है माइनस थीटा E बाई टी। ये देखिए न्यून तापों पर विशिष्ट ऊष्मा जो है वह एक खास मान कम होता हुआ फलन बन जाती है। लेकिन हुआ क्या कि आइंस्टाइन का जो न्यून तापों पर जो फार्मूला है वो बहुत से धातुओं के लिए, ठोसों के लिए यह सही था, लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर आदि कुछ धातुओं के लिए न्यून तापों पर विशिष्ट ऊष्मा के मान में काफी विसंगति पाई गई। ठीक है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का मान न्यून तापों पर जिस रूप से कम होना चाहिए था वह आइंस्टाइन फार्मूले से 30 गुना से भी अधिक वेरी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यून तापों पर आइंस्टाइन जो मॉडल है वो भी क्या नहीं है, सही नहीं है। तो आइंस्टाइन मॉडल को संशोधित किया किसने? डीवाई ने। तो अगली क्लास में हम विशिष्ट ऊष्मा के लिए ठोसों का डीवाई मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू।